पीरियड की अगर मैं बात करूं, मेडिवल इंडिया की अगर बात करूं, तो मेडिवल इंडिया में तो आपके कौन थे? मुगल्स। मेडिवल इंडिया में कौन थे? आपके मुगल्स थे। कोई बाबर था, कोई हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर जहांगीर था, फिर शाहजहां था, फिर उसमें बहादुर शाह फर्स्ट था। लास्ट में हमारे को बहादुर शाह सेकंड का पता चलता है, जो 1857 का जो रिवोल्ट था उसका लीडर था। ठीक है। तो उसके बाद तो आगे यहाँ पे क्या हो गया था? ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था। मॉडर्न इंडिया का मतलब यहाँ पे मैं एक चीज और भी आपको लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब भारत में क्या था? अंग्रेजों का जो रूल है वो शुरू हो गया। ठीक है। अब लेकिन वो कैसे हुआ? पहले हम ऐसे देखेंगे कि इंडिया का जो ट्रेड था वो किसके साथ था? अरब्स के साथ, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या था? अरब की यहाँ पे इंडिया में ट्रेड मोनोपोली थी। इंडिया फेमस था किसके लिए? स्पाइसेस के लिए। ठीक है। तो अरब क्या करते थे? यहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे और वहां से वो यूरोप वगैरह में उनको ले जाते थे स्पाइसेस को, और इससे उनको क्या काफी इनकम होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? जो यूरोपियन कंट्रीज है वो उस दौरान उतनी एडवांस नहीं थी, काफी बैकवर्ड थी। तो धीरे धीरे वहाँ के जो रूलर्स है उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो काफी पैसा कमा रहे हैं अरब्स, क्यों ना हम लोग भी क्या करें, इंडिया के लिए कोई वे ढूंढे, है ना। फिर क्या हुआ कि यूरोप के अंदर एक पोर्तुगल एक कंट्री है। पोर्तुगल पहला ऐसा देश था जिसने इंडिया के लिए रास्ता ढूंढा था। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका क्या हुआ? जैसे पोर्तुगीज के बाद आपका इंग्लिश आए। धीरे धीरे उन्होंने भी देखा कि पोर्तुगीज जा रहे हैं, फिर इंग्लिश आ गए। इंग्लिश के बाद फिर आपका डच आ गए, फिर डेन्स आ गए, फिर फ्रेंच आ गए। ठीक है। तो आज हम वही इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से लोग आए थे। यहाँ पे आए थे आपके पोर्तुगीज, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज आए। उसके बाद आ गए थे डच, उसके बाद आ गए थे डेन्स। डेन्स मतलब डेनमार्क के लोग भी इंडिया में आए थे, लेकिन हमें तो उसकी ज्यादा जानकारी है नहीं भाई, क्योंकि हिस्ट्री की बुक में आपका काफी कम उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर लास्ट में आ गए थे फ्रेंच। ठीक है। और जो फ्रेंच और इंग्लिश है उनका काफी मतलब स्ट्रगल हुआ आपस में। और हम इसमें देखेंगे कर्नाटिक वॉर्स इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुई थी, और जिसमें क्या थे, जो इंग्लिश थे वो जीत गए। जीतने के बाद तो इंडिया में उनकी डोमिनेंस होगी। तो आज हम देखेंगे कैसे कैसे जो पोर्तुगीज है वो इंडिया में आए थे। सबसे पहले तो हम इनकी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया के लिए रास्ता खोजा था। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक बार्थोलोम्यू डायज था। बार्थोलोमीव डियाज, ये कौन थे? एक पोर्तुगीज सिटीजन था। इसने क्या किया था? बार्थोलोम्यू, ये कौन था? पोर्तुगीज नेटिव था ये। और इसने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन भी आ रखा है, गुड होप इन 1487। अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है, ये हम देखेंगे। ये आपका इंडिया है और ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है, यहां तक वो पहुंचा था। इसी को हम क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। इसको हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्वेश्चन भी आ रखा था कि केप ऑफ गुड होप की जो खोज है वो किसने की थी? बार्थोलोमीव डियाज ने करी थी। ठीक है। ये आप नोट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, आपको आ भी रखे हैं एग्जाम में। ये लिख दीजिए। अब ये बार्थोलोम्यू डियाज आया, मतलब इंडिया को डिस्कवर करने के लिए आया थी। बट ये अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप में पहुंच गया। वहां पे इसने क्या किया? एक उसने वैसे वहां पिलर सा बना दिया, ताकि भाई दूसरा आदमी अगर कोई आएगा तो यहाँ तक वो पहुंच जाएगा। यहाँ से फिर आगे इंडिया के लिए जो रोड है, रूट है, सी रूट है, उसको डिस्कवर कर पाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1498 की बात है। क्या हुआ था कि जो सेकंड पोर्तुगीज था, ठीक है, या फर्स्ट पोर्तुगीज में बोल सकता हूँ, या फर्स्ट यूरोपियन, फर्स्ट पोर्तुगीज टू विजिट इंडिया वॉज, उसका क्या नाम था?
उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ये भारत में कब आया था? इन 1498 में। अब ये 1498 में कहां पे पहुंचा? मतलब इंडिया में, यहां अफ्रीका है, अफ्रीका से यहां पहुंच गया ये केरल में। ठीक है, ये आपका कहां पहुंच गया? केरल में, यानी ये कालीकट में। जिस जगह ये पहुंचा वहां जगह का नाम है केरला में कालीकट। ही रीच्ड एट कालीकट इन केरला। और इसने क्या किया? अब उसको लैंग्वेज तो नहीं आती थी इंडिया की कोई लैंग्वेज, इशारों से ही बात करता था। पर उसने क्या किया, वो काफी इंटेलिजेंट था, उसने हर चीज को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि भाई स्पाइसेस के लिए जो सदर्न इंडिया है वो काफी फेमस है। तो फिर उसने क्या किया कि वो अपने साथ 3 शिप्स लेके आया था, और उसमें स्पाइसेस यहाँ से भर के ले गया, और उसको कम से कम 60 टाइम्स वहां पे प्रॉफिट हुआ पोर्तुगाल में। तो यहाँ हम देखेंगे कि वो आपका 1498 में वो आपका कालीकट आपका केरला में पहुंचा। और पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ था कि उसने किसी राजा की कोर्ट में कुछ टाइम स्पेंड किया था। ही स्पेंट सम टाइम या सम अमाउंट ऑफ टाइम। कहां पे स्पेंड किया था? इन द कोर्ट ऑफ, कोर्ट मतलब दरबार, कोर्ट ऑफ जैमोरिन। ये कौन था? रूलर ऑफ कालीकट। ठीक है, अब ये हमारे को पता लगा। जो आपका ये था वास्को डी गामा, ये आपने याद रखना है, पहला यूरोपियन था ये जो भारत में आया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनका जो आगे जो वहां पे राजा था, ठीक है, राजा ने क्या किया, उसने नेविगेटर्स को प्रमोट किया। ठीक है, उसने भी क्या, हेनरी उसका नाम था राजा का नाम, उसने क्या की फंडिंग करी वहां के जो मतलब नेविगेटर्स है। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे इंडिया में उन्होंने अपने गवर्नर्स भेजने शुरू कर दिए थे। तो गवर्नर्स में हम देखेंगे, आपने इसमें क्वेश्चन क्या लिखना है, आपने हेडिंग देनी है पोर्तुगीज गवर्नर्स इन इंडिया। कि भारत में कुछ पोर्तुगीज गवर्नर्स आ गए थे, और इसमें जो पहला गवर्नर आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसके बारे में कुछ एक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन आ जाता है, एक तो इसने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस्ड, जो क्वेश्चन आया हुआ था, ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी? ये की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और ये कौन था, ये भी इसमें लिख दीजिए ऊपर, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था इंडिया में। आज की डेट में भी आप देखोगे इंडिया में आपका गवर्नर्स होते हैं स्टेटों में। ठीक है, वो जो गवर्नर वाला ऑफिस था वो तो किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? पोर्तुगीज ने। लेकिन हमने इसमें इंडियन पॉलिटी में सोर्सेज में हमने किया था कि भाई जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो हमने कहां से लिया हुआ है? वो आपका लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो किसने फॉर्मुलेट किया था? ब्रिटिश आपका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पे इसको फॉर्मुलेट किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 70% जो प्रोविजन है वो वहां से लिए गए। लेकिन यहाँ हम गवर्नर की बात कर रहे हैं तो इट मीन क्या है, वो ऑफिस उस दौरान वहां पे क्रिएट हो गया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब आप नहीं समझे। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो जो ये अल्मीडा था ये काफी स्ट्रेटेजिक था। ठीक है, और ट्रेड को ये काफी फ्लरिश करना चाहता था, इंडिया में ट्रेड मोनोपोली चाहता था। इसके लिए इसने क्या किया, जितने भी कोस्टल रीजन है उनको उसने अपने पोजेशन में लिया और अपनी आर्मी को वहां पे डिप्लॉय किया। यानी कि समुद्र के ऊपर इसका राज हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। यहां मैं लिख भी देता हूं इसने क्या किया था इस पॉलिसी के अंडर। अंडर दिस पॉलिसी ही ऑक्यूपाइड
मोस्ट ऑफ द कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स का मतलब आपका जो तटीय क्षेत्र, एंड डिप्लॉयड हिज नेवी देयर, अपनी नेवी को उसने वहां पे क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, तैनात कर दिया। ठीक है। अब इसने क्या किया, अब जो लैंड एरिया थे वहां पे भी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने क्या किया था, ही ऑल्सो बिल्ट fortresses in Cochin, Cananore एंड अंजादीवा। ये साउथ इंडिया के कुछ एरिया थे, वहां पे उसने फोर्ट्स वगैरह भी बनाए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि अपने को सिक्योर इंडिया में कर दिया था। तो ये चीज हमारे को इसमें पता लगती है। बट मैन इसमें जो क्वेश्चन जनरली इसके बारे में आता है वो आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपको समझ आ गई कि भाई उसका समुद्र के ऊपर तो उसकी एक मोनोपोली थी। फिर उसके बाद एक इसमें पोर्तुगीज गवर्नर और आता है और वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकरक, अल्बुकर भी कह देते हैं इसको, ALBUQUERQUE, अल्बुकर। अब ये जो अल्फोंसो डी अल्बुकर है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, regarded as real founder of Portuguese empire in India। भारत में ये पुर्तगाली साम्राज्य का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इसने क्या किया था, इन 1510 1510 में इसने क्या किया, ही कॉन्कर्ड गोवा, गोवा को मतलब जीता उसने, गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर। बीजापुर का एक शासक था, उसका नाम यूसुफ आदिल शाह था। उसने क्या किया, गोवा को जीत लिया। और पोर्तुगीज की ये यहाँ पे पहली कॉन्केस्ट थी, पहली जीत थी उनकी इंडिया में। दूसरा इसने क्या किया था, ही कन्वर्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज हिंदूज इनटू क्रिश्चियनिटी। मतलब बहुत सारे जो हिंदूज थे उनको उसने क्या किया, ईसाई बना दी। ठीक है, बहुत सारे जो हिंदूज थे उसको उसने क्या किया, ईसाई बनाया और फोर्सफुली वो बनाए गए थे। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट एक और रूल रहा है, इसने क्या किया था कि ही एबोलिश्ड सती सिस्टम इन हिज एम्पायर। उसके एम्पायर बोलो चाहे किंगडम बोलो, वहां पे उसने सती सिस्टम को क्या किया था, एबोलिश किया था, खत्म किया था। सती सिस्टम आपको सभी को पता है, पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो ना चाहती उसको क्या किया जाता है, फोर्सफुली उसको जो फ्यूनरल पायर होती है जिसको हम चिता कहते हैं उसके ऊपर उसको बैठा देते थे और उसको जला दिया जाता था। अब उसको दर्द ना हो इसलिए उसको क्या दी जाती थी, कोई नशे की चीज जैसे अफीम वगैरह दे देते थे। और जाहिर सी बात है जब वो उसमें बैठेगी फ्यूनरल पायर पे तो क्या होगा, फिर वो चीखेगी। तो उसकी चीख लोगों तक ना पहुंचे इसलिए क्या होता था, बड़े बड़े ड्रम्स होते थे उनको बजाया जाता था। लेकिन ये जो सती सिस्टम है ये आगे किसके टाइम में खत्म हुआ है, राजा राममोहन रॉय के टाइम में हुआ है, क्योंकि उस दौरान तो
फिर सती प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था, ठीक है, सती सिस्टम को रोकने के लिए। हाँ, ये आपका कब हुआ था? ये 1850 1829 में ये हुआ था एबोलिश, आपका सती सिस्टम। हाँ, इसने मतलब जो अपना जो एरिया था इसके अंडर था, वहां पे इसने रोक उसमें लगा दी थी, ठीक है। तो ओवरऑल इसका ये बहुत बड़ा रोल रहा है, इंडिया में इसने ये आपका जो रीजन है उसको भी जीत लिया था, ठीक है। और ये इसने क्रिश्चियनिटी को प्रोपागेशन यहाँ पे शुरू किया। क्रिश्चियनिटी में कौन सी जो इनकी शाखा है, जो आपका पहले वाली शाखा जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोलिज्म, कैथोलिज्म, कैथोलिज्म है, कैथोलिज्म ऐसे। कैथोलिज्म क्या है, दो तरह की आपका ब्रांचेज होती है क्रिश्चियनिटी में। एक होती है आपकी कैथोलिज्म, ओहो, हाँ, इसमें दो तरह की ब्रांचेज होती है। आपने क्रिश्चियनिटी का जिक्र आपने सुना हुआ होगा कि आपको जो क्रिश्चियनिटी की जो अर्लीस्ट जो सेक्ट था या ब्रांच थी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोलिक, और दूसरी है प्रोटेस्टेंट। ये अपने को लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो आ रखा है। कैथोलिक जो सेक्ट है वो तो पहले से है, उसका प्रमुख तो हेड कौन होता है, पोप, यानी कि दिस वाज द ओल्ड सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियनिटी का पुराना सेक्ट था, ठीक है। प्रोटेस्टेंट आपका क्या है, ये आपका रिफॉर्मेटिव था, मतलब आपका इट इमर्ज्ड अगेंस्ट कैथोलिक या कैथोलिज्म, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये पोप था, पोप ने क्या किया, लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया और वो करप्शन में इंडल्ज था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उसकी ऑपोजिशन शुरू कर दी। और फिर आपके एक नया धर्म आया था, प्रोटेस्टेंट रिलीजन। और ये आपका जो रिलीजन है ये प्रोटेस्टेंट, ये कहाँ इमर्ज हुआ था, जर्मनी में। और किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये मार्टिन लूथर ने, मार्टिन लूथर, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई भारत में सबसे पहले पोर्तुगीज क्यों आए, इंग्लिश क्यों नहीं आए भाई, वो आपका इसलिए नहीं आए थे क्योंकि पहले क्या होता था, पूरा यूरोप किसके अंडर था, पोप के। पोप ने अगर किसी देश को परमिशन दे दी कहीं आपका किसी एरिया को जीतने के लिए, है ना, या क्रिश्चियनिटी के प्रोपागेशन के लिए, ठीक है, तो वो ही सिर्फ बाहर जा सकता था, दूसरे एरिया में जा सकता था। वो आपका जो परमिशन है वो ब्रिटेन को पहले नहीं मिली थी। वो कब मिली, जब वहां पे ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट रिलीजन आया। अब वो पोप की अथॉरिटी से बाहर आ गए थे और उन्होंने क्या किया, जितने भी चर्चेज है जिसकी इनकम पहले किसको जाती थी, पोप को, तो उसका उन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन, यानी कि वो जो चर्च की इनकम है वो ब्रिटेन में ही यूज होने लगी थी। तो ये चीज हमारे को इसमें पता लगती है। अब नेक्स्ट इसमें मैंने इसकी अल्फोंसो डी अल्बुकर की बात की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नेनो डी कोना, नेनो डी कोन्हा। स्पेलिंग आपने पूछ लेना कहीं कोई दिक्कत आए, नेनो डी कोना, नेनो डी कोना। ये भी एक पोर्तुगीज गवर्नर था, लेकिन क्वेश्चन इसके बारे में क्या बनता है, क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि इसने क्या किया था, ही शिफ्टेड, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। कोचिन से गोवा के लिए इसने क्या किया था, राजधानी का परिवर्तन किया, ठीक है, स्थानांतरण किया। पहले आपका इसका मतलब हमारे को क्लियर हो गया, जो अर्ली कैपिटल थी पोर्तुगीज की वो कोचिन थी, ठीक है। बाद में आपका गोवा तो किसने जीता था, अल्फोंसो डी अल्बुकर ने जीता था 1510 में। अब वो काफी इंपॉर्टेंट भी है स्ट्रेटेजिकली भी और आपका कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी। तो इसलिए उन्होंने अब क्या किया कि कोचिन की जगह उन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल बना दिया था। फिर आपका जो नेक्स्ट इसमें पोर्तुगीज गवर्नर आएगा उसका नाम क्या था, अल्फोंसो डी सूजा, अल्फोंसो डी सूजा। अब ये अल्फोंसो डी सूजा ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग हिज रेन सेंट फ्रांसिस्को
Xavier visited India in 1542 for propagation of Christianity। उसके टाइम में क्या हुआ था कि जो ये था फ्रांसिस्को जो फ्रांसिस्को जेवियर था, जिसके नाम इंडिया में बहुत सारे क्या है स्कूल जी बने हुए, यहाँ चंडीगढ़ में भी है, सेंट जेवियर स्कूल है। आप बंगाल में जाओगे वहां पे सेंट जेवियर कॉलेज काफी फेमस है। तो ठीक है, उसके टाइम में कौन आया था? सेंट फ्रांसिस्को जेवियर आया था। कहाँ पे आया था? इंडिया में। ठीक है, तो कब आया था? 1542 में। क्यों आया था? फॉर प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए। आप में से कोई गोवा गया हुआ होगा। गोवा में आप देखोगे कि इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है, सेंट कैथेड्रल चर्च है। तो वो भी आपका किसके द्वारा बनाया गया? फ्रांसिस्को जेवियर के द्वारा। उसकी जो मम्मी है, उसकी जो डेड बॉडी है, वो आज की डेट में वहां पे शीशे के अंदर रखी हुई। ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है केमिकल लगा के। तो वो अभी भी आप देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब ये जो आपका अल्फोंसो डी सूजा है, ये आपका इंडिया में आ गया। आने के बाद अब इनका जो क्लैश था वो किससे हुआ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो यहाँ अंग्रेजों के साथ इनने क्या था, इंडिया में दो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी। एक तो आपका क्या है? बैटल ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये आपका कब लड़ी गई थी? 1611 में। और किस किस के बीच लड़ी गई? ये आपका इंग्लिश एंड पोर्तुगीज। और इसमें इंग्लिश जीत गए थे। हाँ, पुर्तगाल। ठीक है, ये पुर्तगाली है। तो इनकी बात हो रही, तो पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें आपका जो जनरल था इनका, उसका नाम बुक में भी आपको मिलेगा। उसका नाम था मिडल्टन। उसका नाम मिडल्टन टन था। और उसने क्या किया? पोर्तुगीज को डिफीट किया। फिर उसके बाद एक और बैटल लड़ी थी इन्होंने इनके साथ, अंग्रेजों के साथ, जिसके द्वारा इनकी ट्रेड मोनोपोली थी वो इंडिया में खत्म होगी। उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली होल कहते हैं। स्वाली होल ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। और बैटल कब लड़ी गई थी? 1612 में। और ये भी हुई थी आपका इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच हुई। और इसमें भी इंग्लिश जीत गए थे। और इंग्लिश का जो जनरल था उसका इनको क्या था? लिबरेट किया गया था फ्रॉम पोर्तुगीज रूल से। और अब तो ये इंडिया का पार्ट है। गोवा तो आपका क्या हुआ? वो तो आगे फिर आपका वो स्टेट बन गया ना। और ये जो दमन एंड दीव है ये अभी आपका यूटीज है। पहले तीनों क्या थी? यूटीज थे। ये नोट कर लीजिए।
अब पोर्तुगीज रूल हमारे लिए मतलब वैसे तो हम ये मानेंगे क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो रिसोर्सेज है उनका यूज किया ना, और यहाँ से उन्होंने काफी सारा जो कैपिटल है वो गेन किया, लेकिन कुछ एक चीजों का फायदा भी हुआ। अब उन्होंने कुछ हमारे को दिया भी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि जो पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज गिफ्ट टू इंडिया, उन्होंने हमारे को क्या क्या दिया। उन्होंने हमारे को दिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ टोबैको। एक तो तंबाकू की जो खेती की शुरुआत है वो इंडिया में किसने की थी? पोर्तुगीज ने। पहले इंडिया में क्या होता था? तंबाकू नहीं होता था। ठीक है, तो तंबाकू मतलब जो खेती है वो वहां से लेके आए थे, फिर इंडिया में उसको ग्रो किया गया। दूसरा इसमें मैं कह सकता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, टोमेटो, जो कि आजकल महंगा हो गया है। ठीक है, पोटैटो और टोमेटो दोनों महंगे हो गए हैं। ये भी पहले इंडिया में नहीं होते थे। किसने इंट्रोड्यूस किए थे? पोर्तुगीज ने। एंड ग्राउंड नट्स, मूंगफली भी उन्होंने ही क्या था, इंडिया में इंट्रोड्यूस करी। फिर इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, भारत में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ऊपर उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करी। ठीक है, प्लांट को उन्होंने स्टडी किया साइंटिफिकली लैब में, और उसके फायदे उन्होंने, उसका भी उन्होंने बाद में ट्रेड शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, इंडिया में उन्होंने क्या किया था? जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, उसकी शुरुआत भी करी थी। तो ये आप इसमें आपको पता लगा कि पोर्तुगीज ने क्या किया। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब हम किसके बारे में करेंगे? अब हम करेंगे, अब हम करेंगे इसमें, अब इंग्लिश को तो हमने डिटेल में करना ही है, क्योंकि मेन तो इसमें हमने इंग्लिश को ही स्टडी करना ना। ऊपर देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। अब देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कहीं, एक मिनट, इधर है ये। हमने ये पोर्तुगीज को डिस्कस किया ना, अब हम किसको करेंगे? डच को। डच के बाद हम फिर आपका डेंस को, फिर फ्रेंच को, फिर लास्ट में इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश का तो हमने कब तक करना है? 1947 तक। अब मैं यहाँ पे बात करूँ डच की। अब हम डच को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है डच की। अब ये डच किस कंट्री के लोगों को कहा जाता है बताओ? हाँ जी, कौन सी कंट्री के ये जो लोग हैं, ठीक है, जिनको हम डच कहते हैं, और उस कंट्री के दो नाम है। हाँ जी, एक तो आपका हो गया हॉलैंड, या उसको हम क्या कहते हैं? नीदरलैंड। इसका मतलब ये दो लोग भी क्या थे इंडिया में? दो देश के लोग हैं। दो तो नहीं है, मतलब एक ही देश के दो नाम। तो वहां के जो लोग हैं जिनको हम डच कहते हैं, वो भी इंडिया में आए थे। अब इसमें जो फर्स्ट डच है जो इंडिया में आया था, जो नाम पूछा गया था, फर्स्ट डच टू विजिट इंडिया वॉज, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। और ये कब आया था? इन 1599 में ये भारत में पहुंचा। 1599 में ये भारत में पहुंचा।
फिर दूसरी चीज हमारे को इसके बारे में एक पता चलती है कि भाई जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के साथ इनका भी कन्फ्लिक्ट रहा, जैसे पोर्तुगीज का रहा, कई बैटल भी हुई। तो इसमें हमारे को दो बैटल का पता चलता है। एक तो है बैटल ऑफ एम्बोयना। एम्बोयना आपका कहाँ है? इंडोनेशिया। ये आपका कब हुई थी? 1628 में। और किस किस के बीच हुई? इंग्लिश एंड डच के बीच। इंग्लिश और डच के बीच हुई। और इसमें जीत किसकी हुई थी? डच की। इस बैटल में बहुत सारे जो अंग्रेज है, इंग्लिश पीपल है, वो मारे गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? एक और इंपॉर्टेंट बैटल है जिसके बारे में कि आपका क्वेश्चन भी आ रखा था, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा एक ऐसी बैटल थी जिसके द्वारा डच की जो मोनोपोली है वो इंडिया में खत्म हो गई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1759 में। और ये जो आपका बेदरा है ये आपका बंगाल में है। और इसको कई जगह बुकों में क्या लिखा हुआ होगा? बैटल ऑफ चिनसूरा। कई जगह उसको बैटल ऑफ चिनसूरा लिखा हुआ होगा। और ये भी जो बैटल है किसके बीच हुई? इंग्लिश और ये डच के बीच। इसमें इंग्लिश जीत गए थे और जो डच है वो कहाँ चले गए थे? इंडोनेशिया। डच यहाँ से कहाँ चले गए थे कि मतलब उनका जो रूल था, मैं ये लिख सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ इस बैटल के बाद क्या हुआ था? रूल ऑफ डच, रूल ऑफ डच इन इंडिया केम टू एन एंड, खत्म हो गया। एंड नाउ दे रूल्ड ओवर इंडोनेशिया अंटिल कब तक? 1949 तक इन्होंने वहां पे रूल किया इंडोनेशिया। किन्होंने? डचों ने। इस तरीके से जो डच है उनका क्या हो गया? यहाँ पे जो रूल है वो खत्म हो गया इंडिया। ठीक है, ये पता लगी बात की नहीं? अब इसके बाद जो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं? फ्रेंच की। ये नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जैसे ये जो आपका कॉर्नेलियस डी हाउटमैन है, इसका नाम पूछा जा चुका है। बैटल ऑफ एम्बोयना का जो क्वेश्चन है वो आपका मैचिंग वाले क्वेश्चन में आया हुआ था, बैटल ऑफ बेदरा। ये आपने याद रखनी है। ये आपका काफी सिलेक्टिव बैटल्स है, क्वेश्चन आपको आ जाते हैं इसमें मैचिंग वाला। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे? ये मैंने डच की बात की। डच के बाद में नेक्स्ट इसमें बात कर रहा हूं डेन्स की। ये नोट कर लीजिए। आप अगर देखा जाए जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश ने ही क्या था? पोर्तुगीज की जो मोनोपोली है वो इंडिया में खत्म की थी। लेकिन डचों ने भी उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। श्रीलंका वगैरह जो था वो पहले इनके पास था, पोर्तुगीज के बाद डचों ने उनसे वो छीन लिया था। है ना? सदर्न इंडिया का भी काफी सारा जो पार्ट है वो आपका इनके पास, पोर्तुगीज के पास था, वो डचों ने छीन लिया था। डचों को तो फाइनली फिर अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया था, वो इंडिया से फिर निकल गए। ठीक है, अब देखिए ये आपने नोट कर दिया सभी ने। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहां बात करूं डेंस की। यहां बात किसकी हो रही? डेंस की। अब जो डेंस है वो आपका इंडिया में कब आए थे? वो आए थे आपका 1616 में। ठीक है, पोर्तुगीज इसका आपने डचों का लिखा, डच कब आए थे? 1602 में। ये लिख दीजिए ऊपर। आपका पोर्तुगीज कब आए थे? वो आपको 1498 में। ठीक है, ये आप इसमें लिख दीजिए डेट। यानी कि पोर्तुगीज कब आए थे? 1498। और आपका जो डच है वो आपका कब आए? 1602 में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं डेंस की। ये कब आए थे? 1616 में ये इंडिया में आए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि देयर ट्रेड मोनोपोली was challenged by other European powers, and they finally
दे फाइनली सोल्ड देयर कंपनी, किसको सोल्ड की थी? टू इंग्लिश इन, कब की थी? 1843 में। 1843 में यहां से वो चलेगी। लेकिन बुकों में तो हमारे को ऐसा कोई जानकारी उनके बारे में ज्यादा नहीं मिलती कि कोई डेनमार्क, डेन्स का मतलब समझिए ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही? डेनमार्क। डेनमार्क एक कंट्री है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है उसमें पड़ती है। स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ये आपका साथ साथ है ये कंट्री ऊपर, है ना, ब्रिटेन के ऊपर देखना, पोल के साथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बात किसकी हो रही है? नेक्स्ट यहां मैं बात कर रहा हूं फ्रेंच की। फ्रेंच, और फ्रेंच आपका कब आए थे? ये तो आपका काफी बाद में, यानी कि ये आपका कब आए? 16 आपका 43 के आसपास, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ एक चीजें आपने याद रखनी है कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसने बनाई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय, किसने बनाई थी? फाउंडेड बाय कॉलबर्ट। और ये कॉलबर्ट कौन था? अ मिनिस्टर ऑफ लुइस 14th ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो राजा था लुई 14th, उसका वो एक मिनिस्टर था। इससे हमारे को ये कंफर्म हो गया, ये जो कंपनी थी ये आपका कैसी कंपनी थी? ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है। दिस कंपनी वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब इंडिया में उनका जो मेन हेडक्वार्टर था फ्रेंच का, वो कौन सा था? हाँ, पौंडीचेरी, ठीक है। तो उनका जो मेन हेडक्वार्टर था, देयर मेन हेडक्वार्टर इन इंडिया वॉज पौंडीचेरी। आज की डेट में उसका नाम अब चेंज हो गया पौंडीचेरी का। और ये अब कब बनाया था उन्होंने? 16 आपका 75 में उन्होंने ये पौंडीचेरी बनाया था। इंडिया में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे आज भी फ्रेंच पीपल रहते हैं। फ्रांसीसी लोग आज की डेट में भी आपका पौंडीचेरी में वहां पे रहते हैं। फ्रेंच कॉलोनीज बनी हुई है, वो इंडिया के ही सिटीजन है। लेकिन फ्रांस में जब चुनाव होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके जो नेटिव कहीं भी वर्ल्ड के अंदर है वो वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन आपका गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि इंडिया में क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, इसलिए वहां पे वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कंसेशन दे रखी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इनका मैन हेड क्वार्टर बन गया, ठीक है। और इसका जो पौंडीचेरी का जो फाउंडर माना जाता है फ्रांसीसी, यहां मैंने लिख दिया फाउंडर इसका कौन था पौंडीचेरी का? उसका नाम था मार्टिन, फ्रैंकोइज मार्टिन लिखने आपने, फ्रैंकोइज मार्टिन था, ठीक है। कई बार आपका ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपका जो फर्स्ट जो फ्रेंच फैक्ट्री है वो किसने खोली थी भाई सूरत में? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन सूरत बाय, उसका नाम फ्रैंकोइज कैरन था। फ्रैंकोइज कैरन, CARRON लिखने, कैरन, फ्रैंकोइज कैरन, ठीक है। फ्रैंकोइज कैरन ने क्या किया था, सूरत में पहली जो फैक्ट्री है वो लगाई थी, ठीक है। तो ये आपने इसमें लिख देना।